जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे करना है। ये अनाउंसमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मई 2023 और नवंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनका ये कहना था कि सर सीए फाइनल का आपका नया बैच कब से शुरू होने वाला है। सीए फाइनल का नया रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगा जो 3D एनिमेशन में होगा, पूरा एनिमेटेड होगा। रिकॉर्डिंग 3D एनिमेशन में अवेलेबल होगा। 180 आवर्स की क्लासेस होगी और ये अभी से मिलना शुरू हो गया। जैसे जैसे लेक्चर रिकॉर्ड होंगे आपको अवेलेबल होते जाएंगे गूगल ड्राइव फॉर्म में। लेटेस्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग रहेगी जो अमेंडमेंट के साथ में रहेगी। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं जो 8499 का है 6 मंथ के लिए, इसमें आपको बुक भी अवेलेबल होगी हार्ड कॉपी फॉर्म में। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 6 मंथ का 5299 में, तो इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी बुक्स की। ओके ना, MGST कोड यूज़ करके आप एडिशनल डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ पर। और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ ना। हमारा आज का जो सेशन है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है, चार्जेस टू GST। क्वेश्चन ये है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है, क्या क्या चीजें इसमें कवर होगी। पहले हम उसके बारे में जरा समझते हैं। चार्जेस टू GST, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सप्लाई। सर नेचर ऑफ सप्लाई के अंदर क्या चीजें कवर होगी। नेचर ऑफ सप्लाई में कवर होगा बेटा कि इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है तो IGST लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो CGST प्लस SGST, और यूनियन टेरिटरी है तो UTGST लगेगा। तो उसके लिए हमको पहले ये जानना जरूरी है कि इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं। उनकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सेकंड नंबर पे हु इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स के पेमेंट के लिए कौन लायबल है। सर टैक्स के पेमेंट के लिए कौन लायबल है। सर वो तो कस्टमर ही होता है ना, कस्टमर की पॉकेट से तो टैक्स जाता है। सर यहाँ पर हम वो नहीं पढ़ने वाले हैं कि अल्टीमेट किसकी पॉकेट से टैक्स जाता है। यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि ये भाई साहब है, बराबर है, राकेश रोशन जी है, ये मैं हूँ महेश गौड़। राकेश रोशन जी जो है मुझसे कैमरा की फिल्म्स ले रहे हैं, जो फिल्म होते हैं मूवीज वगैरह बनाने के काम में आती है, फिल्म रील, वो रील खरीदते हैं ये मुझसे। मैंने इनको रील बेची 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की रील मैंने इनको दी। अब ये देखो कैमरे फिल्म्स रील मैंने इनको दे दी। 10 लाख रुपीज प्लस GST मैं इनसे लूंगा, तो 10 लाख प्लस GST 1.8 लाख मैंने इनसे चार्ज किया। अब ये भाई साहब डिपार्टमेंट अपने, इनको कौन टैक्स पे करेगा, राकेश रोशन जी या मैं। तो ऑब्वियसली राकेश रोशन जी से टैक्स मैंने कलेक्ट किया है तो इनको मैं पे करूंगा। इसको बोलते हैं सप्लायर की लायबिलिटी होगी टैक्स पे करने की। तो सर ये तो कॉमन सेंस है, ये तो सबको ही पता है सप्लायर की लायबिलिटी होगी। नहीं बेटा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिसिपिएंट की लायबिलिटी होती है टैक्स पे करने की। मतलब मैं राकेश रोशन जी से खाली अपना पैसा जो 10 लाख है वो लूंगा, टैक्स का अमाउंट खुद राकेश रोशन जी पे करेंगे गवर्नमेंट को, मैं उनसे कलेक्ट नहीं करूंगा। उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब रिसिपिएंट की लायबिलिटी होती है ना टैक्स पे करने की, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि कब सप्लायर की लायबिलिटी होगी, कब रिसिपिएंट की लायबिलिटी होगी, और एक केस ऐसा भी है जिसमें ना सप्लायर की लायबिलिटी होती है ना रिसिपिएंट की लायबिलिटी होती है।
तो उसमें कौन लायबल होगा? तो कुछ ऐसे केस जिसमें सप्लायर लायबल होता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो ज़्यादातर केस यही होते हैं हमारे जीएसटी में। कुछ सेलेक्टेड केस है जिसमें रिसिपिएंट टैक्स पे करता है, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और नो सप्लायर नो रिसिपिएंट में ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी होती है, जो मीडिएटर होता है। ना सप्लायर पे करेगा ना रिसिपिएंट पे करेगा। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किन केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, कौन से केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की। तो ही इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, किसको? टू गवर्नमेंट, टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? तीसरा केस हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 और अंडर सेक्शन 10(2) है। कंपोजिशन स्कीम आती है गवर्नमेंट की, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये वाला जो चैप्टर, उसमें हम ये 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं बेटा। तो जो आज हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे इस केस से, नेचर ऑफ सप्लाई क्या होता है। नेचर ऑफ सप्लाई अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा जीएसटी कहाँ तक एप्लीकेबल है। जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है या नहीं है? जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है या नहीं है? तो मैं आपको ये बता दूं, जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होते, या कि दूसरे एक्ट है जो एप्लीकेबल नहीं है, बट जीएसटी एक ऐसा एक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन है कि इंडिया का मतलब क्या है? तो उसका पूरा डिटेल एनालिसिस तो मैं आपको बताऊंगा इंडिया का मतलब कहां पर, जब हम पढ़ेंगे कस्टम्स एक्ट। हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया आप देखते हैं, हमारे इंडिया के मैप में जो भी एरिया देखते हैं वो सब इंडिया है। उसके अलावा पानी में भी इंडिया है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे ये जोग्राफिकल एरिया आपने देखा, अब यहाँ से जो बेस लाइन होती है, एक बेस लाइन बनाई जाती है यहाँ पर बेटा, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक। कितना? 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया फैला हुआ है, 200 नॉटिकल माइल्स तक। इसमें फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स जो होता है ना बेस लाइन से, उसको बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर। यहाँ पे कस्टम्स एक्ट के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो पूरा डिटेल एनालिसिस हम करेंगे कस्टम्स एक्ट में। अभी हमारे काम का पार्ट इतना ही है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक पानी में इंडिया फैला हुआ है। अब 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब कितना हो गया, कितना किलोमीटर? तो इधर देखो, 1 नॉटिकल माइल्स में 1.853 किलोमीटर होता है, 1.853 किलोमीटर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 200 नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होंगे। तो अगर कैलकुलेट करें ना हम, तो ये आएगा 370.6 किलोमीटर इंडिया फैला हुआ पानी के अंदर। हाँ, कई बार ऐसा होता है जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनकी दूरी जो है ना इतनी नहीं है, तो वहां पर म्यूचुअली डिसाइड किया हुआ कि कितना पानी इंडिया का होगा, कितना उनका होगा। बाकी जनरली समुद्र जहाँ पे बड़ा एरिया, वहाँ पे 370.6 किलोमीटर तक इंडिया फैला हुआ है। तो इसका मतलब जो जीएसटी के प्रोविज़न है वो पानी में भी एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर भी, और जहाँ जहाँ तक ये इंडिया है उसके ऊपर की जो हवा है उसमें भी एप्लीकेबल होंगे, ऊपर की हवा में भी एप्लीकेबल होंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट यही है जो हमारे को जानना है। तो आ जाओ जरा एक बार इंडिया के बारे में। Extent and commencement of GST law, Central Goods and Service Tax Act 2017 extend to the whole of India, मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया का मतलब क्या है? तो एक तो देखो ये एरिया आपको जो दिख रहा है जोग्राफिकल एरिया, ये पूरा आएगा। इसमें फिर आपके 200 नॉटिकल माइल्स तक पानी का एरिया भी आ जाएगा। जैसे ये इंडिया की बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक
पूरा इंडिया फैला हुआ है। फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स को टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट जो नॉटिकल माइल्स है 12 नॉटिकल माइल्स, ये वाला इसको कॉन्टिजियस बोलते हैं। और ये वाला जो एरिया है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। तो ये होते क्या है, कैसे हैं, तो वहाँ वो सब हम कस्टम्स में डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि वहाँ पे काम किया है। यहाँ पे तो इतना याद रखो कि यहाँ तक जो भी है सब ये इंडिया है, तो यहाँ पे भी जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब पानी के अंदर से अगर आप मिनरल्स निकालते हैं, नेचुरल गैसेज निकालते हैं, तो उस पर भी जीएसटी लग सकता है, वहाँ पे भी जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है। ओके, कोई डाउट? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई पे आते हैं। नेचर ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई में क्या आता है इधर देखना। इंटर स्टेट किसको बोलेंगे, इंटर स्टेट किसको बोलेंगे, आपको उसके लिए देखना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अब बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटेल एनालिसिस होने वाला हमारा चैप्टर नंबर 5 में, वो चैप्टर ही प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए बना हुआ है। हाल फिलहाल इस टॉपिक को समझने के लिए आप इतना समझ लो, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब वो जगह जहां सप्लाई हुई है। जैसे मैं मुंबई से दिल्ली माल भेज रहा हूं किसी आदमी को, तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई है। मैं मुंबई से चेन्नई गया, चेन्नई जाकर के किसी पर्सन को मैंने आर्किटेक्ट वगैरह की सर्विस दी, वहां पे उसकी एक बिल्डिंग है, तो चेन्नई प्लेस ऑफ सप्लाई है। हाल फिलहाल के लिए इतना समझ लो, जिस जगह आप सर्विस दे रहे हो, जिस जगह आप सर्विस दोगे, वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई है। सिर्फ लेमन लैंग्वेज में इतना समझो, अभी इतना ही अभी काम का है। पूरा डिटेल एनालिसिस हम कब करेंगे, जब चैप्टर 5 में पहुंचेंगे तब। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर वो एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, दोनों प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों एक ही स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है। पहले ये देखो आप, इन वन स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी, अगर दिल से निकलता है यस एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है, या निकलेगा नो प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है और लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग है, अलग स्टेट है, तो फिर क्या होगा। तो इधर आ जाओ, यस और नो को लेते हैं हम यहां पर। पहले नो, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई इन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या यूं समझ सकते सेम स्टेट है, वन या सेम, एक स्टेट है दोनों की। तो चलो आ जाओ, तो अब आते पहले नो, तो उस केस में उसको बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट, ध्यान से समझना, ये मैं हूं कहां का रहने वाला, मुंबई का। ये मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूं, मतलब महाराष्ट्र एक स्टेट है। और ये भाई साहब हैं हमारे केजरीवाल जी। केजरीवाल जी ने मुझे बोला कि गौड़ साहब मुझे कुछ गुड्स चाहिए, दिल्ली भेजिए। मैंने कहा ओके जी। अब मुंबई से मैंने दिल्ली गुड्स भेजा, केजरीवाल जी से मैंने 10 लाख रुपीज लिया। अब ये 10 लाख जो रुपीज लिया और ये जो गुड्स मुंबई से दिल्ली जा रहा है, इसमें लोकेशन ऑफ सप्लाई तो मुंबई होगी, महाराष्ट्र स्टेट, ओके, और प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगी, बराबर है। तो यहाँ पे दो अलग अलग स्टेट है, लोकेशन ऑफ सप्लाई अलग स्टेट में, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट है। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट में हमेशा क्या लगता है? आईजीएसटी। अगर सप्लाई हो रही तो आईजीएसटी लगेगा, अगर टैक्स चार्ज हो रहा है तो, क्योंकि कई कई जगह पे कोई प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट भी होता है। तो हाल फिलहाल के लिए मैं यूं लिख देता हूं आईजीएसटी। अब क्वेश्चन है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, तो फिर उस केस में क्या होगा? इंटर मान ले, डिपेंड,
डिपेंड क्यों सर, मैं बताता हूँ, इधर देखना। ये पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा मुंबई है बराबर। ये पीछे मेरी शॉप है, मैं लैपटॉप बेचता हूँ, और ये भाई साहब आए मेरे पास में एक लैपटॉप खरीदने के लिए। ये भी मुंबई के, मैं भी मुंबई का, मेरी शॉप भी मुंबई में है। मैंने इनको एक लैपटॉप दिया 1 लाख रुपीज़ का। ये लैपटॉप मैं इनको बेच रहा हूँ 1 लाख रुपीज़ में। ओके, अब यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? मुंबई, जहाँ पर मैंने इनको लैपटॉप दिया, मुंबई। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? मेरी लोकेशन मुंबई, दोनों मुंबई है, तो इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन 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 दो एक्सेप्शन है इसके, दो एक्सेप्शन है इसके। सर वो दो एक्सेप्शन क्या है, मैं बताता हूं। ये है मुंबई, मेरा नाम है MG। ये भाई साहब जो है, इसको ऐसे नहीं, थोड़ा बड़े लेवल पे बना देते हैं। एक ही केस में 3 चीज़ें बता देता हूँ, तो क्या आपके लिए भी ईजी रहेगा। ना, ये है महाराष्ट्र आपके, महाराष्ट्र में ये मेरी यूनिट है MG लिमिटेड, और मेरे 3 कस्टमर हैं। एक नागपुर के मिस्टर ए, एक टाटा लिमिटेड, पुणे। बट ये जो यूनिट है वो है SEZ में। पुणे के पास का एक एरिया जो SEZ है वहाँ पर है। और एक ये है मिस्टर बिल्लू, बिल गेट्स, मिस्टर बिल्लू, बिल गेट्स। ओके, ये मुंबई आए हुए हैं। ये मुंबई आए हुए हैं। ओके, SEZ पुणे में, मिस्टर नागपुर में। मिस्टर का कॉल आता है, महेश गौड़ सर मुझे गुड्स चाहिए। मैंने कहा मैं भेजता हूँ आपको गुड्स। मैंने मुंबई से गुड्स रवाना किया नागपुर के लिए। अब इस पूरे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई है, मेरी लोकेशन मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर, और यहाँ पर ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में। तो उसको क्या माना जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो मैं जो गुड्स मिस्टर ए जो नागपुर वाले उनको बेच रहा हूँ, उस पर मैं क्या चार्ज करूँगा? CGST प्लस SGST ऑफ महाराष्ट्र, SGST ऑफ महाराष्ट्र वो चार्ज करूँगा मैं। मान लो 1 लाख का माल बेचा तो 9% CGST, 9% SGST। अगर रेट 18% है तो। ओके, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? समझा? चलो, तो ये तो हो गया इंट्रास्टेट का एक एग्जांपल। बट मैंने बोला 2 एक्सेप्शन है, वो क्या है? ध्यान से सुनना। अगर मैं कोई गुड्स SEZ को दे रहा हूं, फिर भले वो सेम स्टेट में क्यों हो, उसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। और यह IGST चार्ज होगा। अगर टैक्स लगेगा तो क्या चार्ज होगा? IGST, भले वो सेम स्टेट में ही है। क्योंकि देखो, देखा जाए इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे, लोकेशन ऑफ सप्लाई मुंबई है, दोनों एक ही स्टेट है, फिर भी IGST लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। क्वेश्चन है ऐसा क्यों? गवर्नमेंट SEZ को खूब सारे एडिशनल बेनिफिट्स देती है। क्यों देती है बेनिफिट? क्योंकि SEZ गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं,
सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं जिनसे गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसीज मिलती है। तो गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी सारे एडिशनल बेनिफिट्स दिए। तो इसमें एक बेनिफिट क्या होता है कि अगर मैं कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करूंगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता। अब इसका मतलब मैं अगर एसईजेड को सप्लाई करूंगा तो जीएसटी लगना चाहिए, क्यों, एसईजेड तो इंडिया में है। तब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि एसईजेड को बोला भले इंडिया में हो बट हम ट्रीट ऐसा करेंगे कि वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो इंडिया का पार्ट नहीं है। तो एसईजेड इंडिया का पार्ट होते हुए भी इंडिया का पार्ट नहीं है। अगर आज मुझे अगर जीएसटी में इंडिया की डेफिनेशन लिखने को बोले ना तो मैं अपनी डेफिनेशन में यही लिखूं, इंडिया एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूडिंग एसईजेड। एसईजेड इंडिया का पार्ट नहीं है। तो यहां पर एसईजेड को एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं। तो बेनिफिट देने के लिए जो एक्सपोर्ट करते हो गुड्स, वो जो बेनिफिट है वो सब एसईजेड को भी मिले। एग्जाम्पल से समझो, मेरे पास 1 करोड़ का माल है, 1 करोड़ रुपीज का। ये यूएस है, यहाँ का एक पर्सन है मिस्टर ए, या तो मैं इनको सप्लाई कर दूं या फिर ये एसईजेड जो पुणे में है मैं इनको सप्लाई कर दूं। दो में से एक जगह करूंगा। मुझे ये मालूम है कि जब मैं गुड्स एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, खूब सारे एडिशनल बेनिफिट, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज वगैरह सब कुछ दे रखी है। जीएसटी में भी काफ़ी बेनिफिट्स एक्सपोर्ट को मिलते हैं, जैसे अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड वगैरह मिल जाता है मुझे, जो जनरली इंडिया में बेचने पे नहीं होता बट यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने कहा वाह यार। दूसरा, एसईजेड तो इंडिया में ही है, इसको बेचूंगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं तो एक्सपोर्ट करूंगा। एसईजेड ने मोदी जी को फ़ोन लगा दिया। एसईजेड यूनिट ने मोदी जी को बोला, मोदी जी, बोले हाँ, बोले मैं एसईजेड बोल रही हूँ। बोले हाँ एसईजेड बोलना। बोले क्या फालतूगिरी हो रही है यहाँ पर, मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन हूँ, मैं गुड्स एक्सपोर्ट करती हूँ, बट महेश गौड़ मुझे माल ना दे करके वो गुड्स यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा तो लॉस है ना यहाँ पे। मैं क्या मैन्युफैक्चरिंग करूँगी, क्या एक्सपोर्ट करूँगी, क्या फॉरेन करेंसी लेकर के आऊँगी। महेश गौड़ जो एक्सपोर्ट कर रहा हो तो लिमिटेड क्वांटिटी होगा, मेरा तो काम ही रेगुलर एक्सपोर्ट करना है, तो फायदा मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला बात तो सही है। गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, बोले गौड़ साहब। मैंने कहा यस। बोले आप गुड्स को एक्सपोर्ट करो। मैंने कहा यस। बोले एसईजेड को क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने कहा जी एसईजेड को दे करके क्या करेंगे, फायदा तो मुझे एक्सपोर्ट करने पे मिल रहा है। बोले आप एसईजेड को सप्लाई करो, जो फायदा एक्सपोर्ट करने पे मिलता है वही फायदा हम एसईजेड को सप्लाई करने पे दे देंगे। मैंने कहा जी एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी लगता है, ये आईजीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, इंटर स्टेट माना जाता है। बोले आज के बाद तुम एसईजेड को भी सप्लाई करो, इंटर स्टेट माना जाएगा। मैंने कहा सर ये बता दो ना बेनिफिट क्या क्या मिलेगा मुझे। बोले वो जानना ना तो रिफंड चैप्टर तक वेट करो। जब तक आप रिफंड चैप्टर में पहुंचोगे ना तो आपको आईटीसी में कुछ बेनिफिट मिलेंगे, कुछ रिफंड में बेनिफिट मिलेंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बेनिफिट मिलेंगे, सारे बेनिफिट आपको पता लगते जाएंगे, बट चैप्टर वाइज धीरे 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 धीरे। हाल फिलहाल के लिए इतना समझो कि एसईजेड को जो सप्लाई करते हैं उससे मुझे वही सारे बेनिफिट मिलेंगे जो मैं एक्सपोर्ट करने पे करता हूँ। ओके, तो इसीलिए जब एसईजेड को मैं सप्लाई करूंगा तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं गुड्स एक्सपोर्ट करता हूं उसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। यस, एक्सपोर्ट करना इंटर स्टेट सप्लाई होता है, याद रखना। इवन गुड्स को मैं इंपोर्ट भी करता हूं वो भी इंटर स्टेट सप्लाई है, क्योंकि इंडिया के बाहर सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी तो हो नहीं सकता। मैं यहाँ से यूएस से माल भेज रहा हूँ, मेरा लोकेशन क्या है, मुंबई, प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है जहाँ पे माल जा रहा है, यूएस है। अब वो मुंबई तो नहीं है, महाराष्ट्र तो नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई। वैसे ही मैं एसईजेड को जब सप्लाई करूंगा इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। तो याद रखना यहां पर तो इसको क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। और आईजीएसटी लगेगा अगर लगेगा तो, नहीं तो कई जगह पे नहीं भी लगता है। तो सर ये आप बार बार ये क्यों बोल रहे हो लगेगा तो आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि कई जगह पे एग्जम्पशन भी मिलती है इनको। मैं अभी बोल दूं आपको नहीं आईजीएसटी लगेगा, कल को आप ही मुझे बोल दोगे आगे वाले चैप्टर में सर आपने बोला आईजीएसटी लगेगा, यहाँ पे आप क्यों बोल रहे हो कि इस जगह आईजीएसटी एग्जम्प्ट होगा इस पर्टिकुलर केस में। तो लगेगा, टैक्स अगर लगेगा तो आईजीएसटी लगेगा और नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट है फिर वो। तो हम एग्जम्पशन चैप्टर के टाइम पे पता लगेगा। इसलिए मैंने कहा सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर मैं बिल गेट्स को माल बेच रहा हूं मुंबई में, जबकि ये मिस्टर बिल्लू कहाँ के, यूएसए के, बट ये मुंबई में मेरी फैक्ट्री में या मेरे शॉप पे आकर के लैपटॉप खरीद रहे मान लो,
बराबर है। अब यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, मुंबई में ही दे रहा हूँ, लोकेशन ऑफ सप्लाई भी मुंबई। बट ये अगर फॉरेन टूरिस्ट है, क्या फॉरेन टूरिस्ट, तो ये वो लैपटॉप लेकर के आउटसाइड इंडिया ही जाने वाले हैं। ये मुझे अपना वीज़ा, पासपोर्ट, उनकी डिटेल दे दे, तो उस केस में इसको भी इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे, IGST लगेगा, क्योंकि एक तरह से मेरा गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, मैं उनको दूंगा, वो आउटसाइड इंडिया लेकर के जाने वाले हैं, तो एक तरह से मेरा गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये दो केस है ना, वो एक्सेप्शन है, ये दो केस क्या है, एक्सेप्शन है। ओके, अच्छा सर एक बात बताओ, आपने SEZ को गुड्स दिया तो इंटर स्टेट है, SEZ ने अगर आपको गुड्स दिया वो भी इंटर स्टेट है बेटा, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर मैं डेफिनेशन लिखता इंडिया की तो SEZ के लिए लिख देता एक्सक्लूड्स इंडिया, वो इंडिया का पार्ट ही मत मानो। SEZ को आज के बाद में GST में दिमाग में ठोक ठोक करके बैठा लो कि हमारी नजर में कोई भी SEZ यूनिट फॉरेन की यूनिट मानी जाएगी, फॉरेन की यूनिट, कि फॉरेन कंट्री में ऐसा ट्रीट करेंगे जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, तो जो ट्रांजेक्शन फॉरेन कंट्री के साथ में करते हैं वो वहीं पे करेंगे, खाली कस्टम्स एक्ट के प्रोविजन मत लगा देना, बस ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये GST में ऐसा मानना है आपको, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, GST में ऐसा मानना है, नहीं तो आपका भरोसा नहीं। मैंने आपको ये चीज़ बोली, आप तो इतना सीरियस लगे कि पहले तो आपकी जॉब लग गई एक कंपनी में, वो कंपनी SEZ में, आप घर पे बोलते हो जी मैं फॉरेन कंट्री जाकर के आता हूँ, आज शाम तक आऊँगा, सुबह जाऊँगा शाम को आऊँगा, रेगुलर अप डाउन करूँगा मैं। घर वाले बोलेंगे फॉरेन कंट्री, तेरी जॉब तो यहीं पे लगी है ना पुणे में, वो SEZ में जो यूनिट्स है, बोले GST में SEZ को इंडिया नहीं मानते, वो इंडिया के जैसा ट्रीट नहीं होता है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ मतलब मैं फॉरेन कंट्री में जाकर के आ रहा हूँ। एक तो ये मत बोलना, क्योंकि वो GST के पर्पस के लिए, GST टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता है। पॉइंट नंबर 2, SEZ से अगर मैं कोई माल खरीद रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अरे यार SEZ तो इंडिया का पार्ट ही नहीं है, तो अब तो इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगेगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वो कस्टम्स एक्ट है, वो अलग है कस्टम ड्यूटी के लिए, तो कस्टम ड्यूटी के लिए कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो वहाँ के प्रोविजन लगेंगे, और वहाँ पर SEZ को इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। ओके, एक तरह से तो वहाँ पे ये मत सोचना कि अरे यार GST में तो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता है, तो कस्टम्स में भी नहीं मानेंगे, नहीं। अभी वापस से बोल रहा हूँ, SEZ सिर्फ और सिर्फ GST के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का पार्ट मत मानना, सिर्फ GST, जहां पे भी GST का रोल आएगा वहां पर खाली। ओके, चलो आ जाओ इधर। अब ये जो डायग्राम है इसको मैं आगे वापस लेकर के चलता हूं, हम जो पढ़ रहे थे नेचर ऑफ सप्लाई में, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई इन सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी, नो तो इंटर स्टेट और IGST लग जाएगा, यस। तो फिर आप देखोगे सप्लाई किसको कर रहे हो, सप्लाई टू या बाई SEZ, तो SEZ का मतलब SEZ यूनिट्स, SEZ डेवलपर्स सब आ गए, SEZ डेवलपर्स भी आएंगे यहां पर। ओके, या सप्लाई टू फॉरेन टूरिस्ट, इनमें से कोई केस है, बोले यस, तो फिर वो इंटर स्टेट माना जाएगा, IGST लग सकता है, नो तो फिर वो इंटर स्टेट माना जाएगा। फिर क्या चार्ज होगा, अगर एक ही स्टेट में माल बेच रहे हैं CGST एंड SGST ऑफ सच पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में बेचा जा रहा है, महाराष्ट्र में तो SGST ऑफ महाराष्ट्र, या राजस्थान में तो SGST ऑफ राजस्थान। लेकिन अगर किसी स्टेट की बजाय यूनियन टेरिटरी में बेच रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई भी चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, और लोकेशन ऑफ सप्लायर भी चंडीगढ़, तो फिर CGST एंड UTGST लग जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट?
नहीं ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाओ, और यहाँ पे लिख लो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो। गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज इंटरस्टेट माना जाएगा, इंटरस्टेट माना जाएगा। इस चार्ट के अंदर आपका पूरा नेचर ऑफ सप्लाई आ गया बेटा। ये फ्लो चार्ट आप कॉपी करो, बराबर है। इसके बाद में हम इसका और एनालिसिस करते हैं ना। अब इसके कुछ एनालिसिस लेते हैं अपन, आ जाओ। पहले एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लो, फिर एनालिसिस लेते हैं अपन, कुछ नई चीजें सिखाता हूं। नाउ इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं और इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं, ये आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। अंडर सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में इंट्रा स्टेट को, अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर इंटर स्टेट को। आओ जरा, सबसे पहले आता है इंट्रा, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी, तो उसको क्या माना जाएगा, इंट्रा स्टेट। ओके सर, यहाँ पे एक्सेप्शन तो उन्होंने बताया ही नहीं। शांत गदाधारी भीम शांत, आगे आएंगे पढ़ेंगे अभी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी shall be charged on the intrastate supply. Okay, now interstate supply क्या होता है, supply of goods or services when location of the supplier and the place of supply are in to different state or union territory. स्पेस होगा बेटा यहाँ पर आरिंग में, तो क्या है, दो अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट आ जाओ आपके सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड, आपने अगर इंपोर्ट किया चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में, मतलब आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आया। जैसे एग्जांपल के लिए ये यूएस है, यहां से मैं गुड्स भी इंपोर्ट कर रहा हूं तो कस्टम्स एक्ट तो लगेगा, बट मैंने बोला ना कस्टम्स एक्ट में आईजीएसटी भी लगता है। वो आईजीएसटी क्यों लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जब गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है उसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। इसके लिए वहां पे आईजीएसटी लगता है। कस्टम्स ड्यूटी तो लगती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में, मैंने थोड़ा इंट्रो दिया था, वहां पे मैंने आईजीएसटी भी लगाया था। वो आईजीएसटी क्यों लगता है, क्योंकि इसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। इवन इंडिया से आउटसाइड इंडिया गुड्स जा रहा है उसको भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। एक और चीज, ये यूएस है, यहां से गुड्स की बजाय सर्विस ले लेते हैं। यूएसए से कोई सर्विस मुझे मिल रही है, मैं इंडिया में हूं, इंटर स्टेट सप्लाई है। या मैं यहां से कोई सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा हूं, वो भी इंटर स्टेट सप्लाई है। तो चाहे गुड्स इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, चाहे सर्विस इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया, सप्लायर इंडिया में, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है एक तरह से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, तब भी इसको क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। ओके चलो सर, इसको एक्सपोर्ट लिख सकते हैं ना आप, पूरी तरह से नहीं लिख सकते, एक्सपोर्ट के जैसा मान लो खाली। पूरा एक्सपोर्ट क्यों नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए कुछ और कंडीशंस भी होती है। जैसे सर्विस में एक कंडीशन है, पेमेंट फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, पेमेंट फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, बराबर, वो भी पूरी होनी चाहिए। बट फिर भी इसको एक्सपोर्ट के जैसा ट्रीट किया जाएगा, इतना समझ लो। गुड्स के केस में ये एक्सपोर्ट है, सर्विस के केस में नहीं होता है। बट अभी हाल फिलहाल आप इतना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इसके कई ऐसे रूल्स रेगुलेशन प्रोविजन है जो आगे के टॉपिक में समझ में आएंगे। हाल फिलहाल के लिए आप यही समझो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, दैट्स ऑल। क्योंकि अभी मैंने अगर समझाना शुरू कर दिया आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाल फिलहाल के लिए आपको क्या समझना है, हाँ गुड्स और सर्विस आउटसाइड इंडिया के या इंडिया से आउटसाइड इंडिया से इंडिया में है, बस इंटर स्टेट सप्लाई है, दैट्स ऑल। इतना दिमाग में बैठा लो। ओके चलो, तो सप्लाई लोकेटेड इन इंडिया, सप्लायर इंडिया में, और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, तब भी इंटर स्टेट सप्लाई। या आउटसाइड इंडिया से इंडिया में कोई चीज आ रही है, गुड्स या सर्विस, तब भी इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट आ जाओ, सप्लाई टू या बाय एसईजेड डेवलपर और एसईजेड यूनिट्स।
या सप्लाई टू फॉरेन टूरिस्ट। अब ये देखो, अब यहां पर ये एक ही स्टेट में होगा तब भी इंटर स्टेट ही माना जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक इस पॉइंट का एक्सेप्शन, ये यहां पे आ गए दोनों पॉइंट। दूसरा, सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड नॉट स्पेसिफाइड एनीवेयर। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन, ऐसा केस जो इंट्रा स्टेट में कवर नहीं होगा वो ऑटोमेटिक इंटर स्टेट में हो जाएगा। इसके एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इधर देखना बेटा। रिलायंस के दो ऑफिस बन रहे हैं, एक ऑफिस बन रहा है जयपुर में, एक ऑफिस बन रहा है मुंबई में। रिलायंस लिमिटेड के दो ऑफिस हैं, ये रिलायंस लिमिटेड है, इनके दो ऑफिस हैं। ओके, अब यहां पे देखना, ये मैं एमजी मुंबई का, ये रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड ने मुझे बोला कि महेश गौड़ सर, हमको आर्किटेक्ट की सर्विस चाहिए। और मान लीजिए कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैंने कहा ओके, आर्किटेक्ट की सर्विस मिल जाएगी, बट उसके लिए आप मुझे 20 लाख पे करें। बोले डन। इन्होंने मुझे 20 लाख दे दिया, एडवांस दिया है, सर्विस मुझे देनी है दिसंबर में। मैंने इनको बोला कि मुझे जयपुर और मुंबई दोनों के लिए आर्किटेक्ट की सर्विस देनी। बोले नहीं, किसी एक ही यूनिट के लिए आपको आर्किटेक्ट की सर्विस देनी होगी, किसी एक ही यूनिट के लिए। मैंने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने एडवांस पेमेंट किया है, मैं रिसीट वाउचर इशू कर देता हूँ। जब एडवांस में पैसा मिलता तो रिसीट वाउचर इशू होता बेटा। मैंने नाम डाल दिया रिलायंस लिमिटेड, वैल्यू 20 लैक्स। अब जीएसटी जब लिखना था तो मैं कंफ्यूज हो गया। एडवांस आज मिला है मुझे और 4 महीने बाद सर्विस दूंगा। आफ्टर 4 मंथ मुझे पता लगेगा कि रिलायंस मुझसे मुझे जयपुर को सर्विस देने के लिए बोलेगा, जयपुर ब्रांच को, या मुंबई ब्रांच को सर्विस देने के लिए बोलेगा। अब ये मुझे 4 महीने बाद पता लगेगा, आज पता नहीं है। अगर वो मुंबई ब्रांच को सर्विस देने को बोलेगा तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होना चाहिए, और अगर वो जयपुर ब्रांच को सर्विस देने को बोल रहा है तो आईजीएसटी चार्ज होना चाहिए। अब इनकी ब्रांच अभी बनी नहीं है, बनने वाली है, मुझे आर्किटेक्ट की सर्विस देनी है। अब मैं कंफ्यूज हूं, जयपुर की ब्रांच के लिए देनी पड़ेगी या मुंबई की ब्रांच के लिए। मुंबई की ब्रांच के लिए देनी पड़ेगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी ऑफ महाराष्ट्र लगेगा, जयपुर की ब्रांच के लिए देनी है तो आईजीएसटी लगेगा, और मुझे रिसिट वाउचर आज बना करके देना उनको, हमें क्या चार्ज करूँ। तो ये एक ऐसा केस है जिसको इंट्रा नहीं माना जा सकता, अभी ऑटोमेटिक ये किस में चला जाएगा, इंटर में। तो भले अभी मैं इस पर आईजीएसटी चार्ज कर सकता हूँ, आईजीएसटी चार्ज कर सकता हूँ। लॉजिक सिंपल सा, आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, एसजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आईजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा बोला गया, तो यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा और उसको इंटर स्टेट मान लेंगे। तो ये जो पॉइंट है ना कि सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड नॉट स्पेसिफाइड एनीवेयर, ऑटोमेटिक किधर चला जाएगा उस टाइम के लिए, उसको इंटर स्टेट में डाल दो। और इंटर स्टेट पे आईजीएसटी शैल बी चार्ज ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई, उस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। कोई डाउट बेटा? पक्का? चलो अब इनके एनालिसिस पे आते हैं और एक एक पॉइंट समझाता जाता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल, कार्टून। प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है मतलब, और प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात। चलो आ जाओ इसको समझते हैं। ये भाई साहब गुजरात के हैं, ये मैं हूं मुंबई महाराष्ट्र का। इन्होंने मुझे कोई गुड्स भेजा, वहां से यहाँ पर माल भेजा। प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र हो गई, लोकेशन ऑफ सप्लाई गुजरात हो गया। क्या माना जाएगा, इंटर या इंट्रा? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या माना जाएगा, इंटर स्टेट। क्या चार्ज हो जाएगा, आईजीएसटी। दूसरा एग्जांपल, प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़। हा, ये हुई ना कोई बात। आ जाओ जरा, एक और ऑपरेशन करते हैं। आओ, नया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, मजा आएगा आप लोगों को भी।
ना, इधर देखना, ये है हरियाणा, ये है पंजाब, और ये जो एरिया ना, जो कॉमन एरिया दोनों में, ये है चंडीगढ़। दोनों में कॉमन क्यों लिखा मैंने? हरियाणा एक अलग स्टेट है, इधर देखो, ये एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। बट इंटरेस्टिंग बात, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। यस, बहुत ही कम लोगों को पता है ये चीज। चंडीगढ़ हरियाणा की भी कैपिटल है, चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है, और साथ में चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है। मतलब चंडीगढ़ तीन तीन रोल प्ले कर रहा है यहां पर। वो बोल रहा मैं यूनियन टेरिटरी हूं, फिर दूसरी तरफ से बोलता मैं कैपिटल हूं हरियाणा की, और तीसरी तरफ से मैं पंजाब की भी कैपिटल हूं। तीन तीन रोल प्ले कर रहा है। अब यहां पे तो कंफ्यूजन क्रिएट होना ही होना है। ऐसे केस में क्या होगा, तो इधर देखना, ये यूनियन टेरिटरी का एक पर्सन है, और यूनियन टेरिटरी का राइट ही प्रिवेल करेगा। ये यूनियन टेरिटरी का एक पर्सन है चंडीगढ़ का, मान लो एमजी, मैंने पंजाब के किसी आदमी को माल बेचा, या हरियाणा के किसी आदमी को माल बेचा, तो ये माना जाएगा कि एक यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट में माल गया, एक यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट में माल गया, तो इसको इंटर स्टेट माना जाएगा और आईजीएसटी लग जाएगा। इंटर स्टेट माना जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। एक और आ जाओ यहां पर, एक और आ जाओ सर। मान लीजिए चंडीगढ़ का एक आदमी चंडीगढ़ के दूसरे आदमी को अगर माल दे रहा है, तो क्या होगा? मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी चंडीगढ़, यहां पे बेटा इंट्रा माना जाएगा। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, दोनों ही प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई दोनों ही चंडीगढ़ है, तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। एसजीएसटी नहीं लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा। ओके सर, एक बात बताइए, अगर मिस्टर सी एमजी को माल देता या सर्विस देता तो तब भी इंटर स्टेट ही माना जाता, मिस्टर बी देता तब भी इंटर स्टेट ही माना जाता, भले ये इसकी कैपिटल ही क्यों ना हो। पंजाब हरियाणा की कैपिटल है, बट यहाँ पे ये मेन यूनियन टेरिटरी माना जाएगा, उसके हिसाब के चलेंगे। इसको यूनियन टेरिटरी ही ट्रीट करना, भूल जाना कि इनकी कैपिटल है ये। ओके सर, हम में से आधों को तो पता भी नहीं था कि ये कैपिटल है, तो हम तो वैसे ही भूले हुए थे। प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़, इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी लगेगा। नोट, although Chandigarh is located within the state of Punjab, such supply will not be considered as intrastate supply because Punjab is a state and Chandigarh is a union territory. Therefore, such transfer is an interstate supply as per section 17. Okay? कोई डाउट? एक एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। George, a tourist from USA, visit India and purchase a shawl in Delhi. दिल्ली में एक शॉल खरीदी, बराबर है कौन? जॉर्ज। In this case, even though the place of supply and location of supply are in the same state, दोनों ही दिल्ली माना जाएगा। It will be treated as interstate transaction and will be exigible of IGST. बट फिर भी उसको इंटरस्टेट माना जाएगा क्योंकि सप्लाई फॉरेन टूरिस्ट को की जा रही है, और फॉरेन टूरिस्ट को सप्लाई करना क्या माना जाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई बेटा। ओके, क्या माना जाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई। ये आपके मॉड्यूल का एग्जाम्पल है बेटा, तो मॉड्यूल के एग्जाम्पल भी हमने कवर किए हैं। ओके, तो मॉड्यूल के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल यहाँ पर रहेंगे, सारे क्वेश्चंस भी हम यहीं पे करने वाले हैं। एक और केस लेते हैं।
ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये आ गया आपके लद्दाख। पहले तो आपको मैं बता दूं यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी पहले ये थी, अब ये नहीं, ये है यूनियन टेरिटरी। दी अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। बराबर है। तो देखो लद्दाख जो है वो भी यूनियन टेरिटरी है। ये एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर जो है ना वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, पुदुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, तीनों यूनियन टेरिटरी है। बट इनका एक सेपरेट लेजिस्लेचर होता है, सेपरेट लेजिस्लेचर बताऊंगा मैं भी। आओ इधर, ये भाई साहब है मिस्टर ए, ये भाई साहब मिस्टर बी, ये है मिस्टर सी। लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट था, आर्टिकल 370 हटाई हमने, और उसके बाद में लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गया और जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी विद सेपरेट लेजिस्लेचर। तो कोई भी यूनियन टेरिटरी के साथ में अगर ये वर्ड लग रहा है विद सेपरेट लेजिस्लेचर, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है उसका खुद का एक लेजिस्लेचर होगा और वहां का खुद का एक सीएम होगा। आपने कभी देखा है यूनियन टेरिटरी के सीएम होते हुए? चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इनके कोई सीएम होते हैं? नहीं, वो केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं, सेंट्रल का कंट्रोल रहता है वहां पर, सेंट्रल का कंट्रोल रहता है वहां पर, केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं, उनका कोई सीएम नहीं होता है। लेकिन इंडिया में 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनका सीएम है। पुदुचेरी, दिल्ली, दिल्ली के अपने अरविंद केजरीवाल जी, जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि उनका एक सेपरेट लेजिस्लेचर है। वो सेपरेट लेजिस्लेचर होने की वजह से वहां पे एक सीएम होता है। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि इन तीनों यूनियन टेरिटरी जो विद सेपरेट लेजिस्लेचर है, इनका खुद का एक SGST एक्ट होता है, ना कि UTGST एक्ट चलता है वहां पर। भले यूनियन टेरिटरी है बट चलता क्या है? SGST एक्ट। तो इधर देखो, ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने मिस्टर बी को माल बेचा जो जम्मू एंड कश्मीर के ही हैं। CGST प्लस SGST ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लगेगा, ना कि UTGST। UTGST नहीं आएगा। जम्मू एंड कश्मीर सेपरेट लेजिस्लेचर है, उनका खुद का SGST एक्ट है। दिल्ली, पुदुचेरी भी सेपरेट लेजिस्लेचर है, उनका खुद का SGST एक्ट होता है। ओके, एक यहाँ पे और ले लेता हूँ, ये मिस्टर डी। मिस्टर सी ने मिस्टर डी को अगर कोई गुड्स बेचा तो यहाँ पर CGST प्लस UTGST लगेगा। क्यों? क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है बट वो सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं है, इसलिए वहाँ पे SGST ऑफ लद्दाख नहीं लगेगा, UTGST लगेगा। अब इस यूनियन टेरिटरी ने इसको कोई माल बेचा तो यूनियन टेरिटरी दूसरी यूनियन टेरिटरी को माल दे रही है, इंटरस्टेट सप्लाई और IGST। एक और केस, अगर सर लद्दाख ने चंडीगढ़ के किसी आदमी को माल दिया अगर, तब भी इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई एक यूनियन टेरिटरी है और लोकेशन ऑफ सप्लाई दूसरी यूनियन टेरिटरी है, सेम नहीं है, इसके लिए क्या लग जाएगा? इंटरस्टेट। ओके, आओ जरा। स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विद इंडिविजुअल लेजिस्लेचर। जो इंडिविजुअल लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी है उनको भी स्टेट के जैसा माना जाएगा। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर हैव देयर ओन इंडिविजुअल लेजिस्लेचर एंड हेंस कवर अंडर स्टेट GST लॉ। वो स्टेट GST लॉ में कवर होंगे बेटा। ओके ना, अब देखो ऊपर जो जितना भी हमने पढ़ा ना ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसका डिटेल एनालिसिस एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में। आ जाओ जरा, सारे एग्जाम्पल कवर हो गए। हर तरह का परमोटेशन कॉम्बिनेशन क्या है बेटा यहाँ पर? लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई। पंजाब तो क्या मानेंगे? इंट्रा स्टेट,
CGST और SGST ऑफ पंजाब, ये SGST होगा बेटा यहाँ पर, SGST ऑफ पंजाब। ओके, दूसरा लंदन लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, इंपोर्ट इंटरस्टेट IGST, दिल्ली गुजरात इंटरस्टेट IGST, पुदुचेरी अब पुदुचेरी देखो सेपरेट लेजिस्लेचर है, भले यूनियन टेरिटरी है, इंट्रा CGST और SGST ऑफ पुदुचेरी होगा, ये SGST ऑफ पुदुचेरी होगा। नेक्स्ट दिल्ली इंट्रा स्टेट, यहाँ पे भी CGST SGST ऑफ दिल्ली होगा, SGST ऑफ दिल्ली होगा। नेक्स्ट चंडीगढ़ इंट्रा स्टेट है, अब इंट्रा स्टेट है तो CGST और UTGST लगेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ जो है उसका सेपरेट लेजिस्लेचर नहीं है, सेपरेट लेजिस्लेचर होता ना उसका भी, तो CGST और SGST ऑफ चंडीगढ़ लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? UTGST, यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ और दमन दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, इंटर स्टेट IGST। जम्मू एंड कश्मीर इंट्रा स्टेट CGST और SGST ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, SGST ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इंटर स्टेट IGST होगा। आपकी जो बुक आएगी उसमें ये सब करेक्शन किए हुए रहेंगे बेटा। ये क्या बुक का प्रोसेस चालू है, बन रही है, बुक बन रही है और साथ के साथ मैं आपके लेक्चर्स भी ले रहा हूँ। ओके, कोई छोटी मोटी एरर आएगी तो अपन यहाँ पे रिजोल्व करते जाएंगे, आपकी बुक में नहीं रहेगी ये एरर। अच्छा, तो यहाँ पर आपका इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। ये आपका इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट नेचर ऑफ सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में बढ़ेंगे अब आगे RCM की तरफ। ओके, हाँ एक और चीज़, GST किन चीज़ों पे नहीं लगता है आपको मालूम है? अल्कोहल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल। अल्कोहल भी कौन सा, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होता है, उन पर GST एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता बेटा। ओके, हु इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। अब हु इज लायबल का मतलब क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा? गवर्नमेंट को, सरकार किससे टैक्स मांगेगी? जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। आओ इधर, एग्जाम्पल के लिए सपोज ये मैं हूं MG, ओके, महेश गौड़। मैं आपको पढ़ाता हूं, ये आप हैं मिस्टर कृष्णा, आप हैं मिस्टर कृष्णा, मैं आपको पढ़ाता हूं। मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपिएंट हैं। अब आपसे फीस भी लूंगा मैं। अब पढ़ाता क्या कमर्शियल कोचिंग है, IDT पढ़ने के लिए आए आप मुझसे, तो मैं फी तो चार्ज करूंगा यहाँ पर। ओके, मैंने फीस ली, वैल्यू 1 लाख, और मैं आपसे GST भी लूंगा। आप मुझे बोलोगे मिस्टर गौड़ आप क्यों GST ले रहे हैं? GST तो सरकार लेगी। मैंने कहा देखो भाई, सरकार आपके घर पे नहीं आएगी GST लेने के लिए। सरकार मुझे बोलेगी महेश गौड़ तू सर्विस दे रहा है, तू सप्लायर है, तू ही टैक्स ले लेना और हमको तू पे करेगा। अब मैं तो एक दिन में 100 बच्चों को पढ़ाता हूँ, 100 स्टूडेंट से सरकार उनके घर पे जाकर के तो टैक्स लेगी नहीं, वो मुझसे कलेक्ट करेगी, मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मैं कौन? सप्लायर। ओके, तो आपने बोला ठीक है, तो मैंने कहा टैक्स का पैसा आप मुझे दो 18,000, और ये मान लेते हैं डिपार्टमेंट है। मतलब गवर्नमेंट, मैं वो 18,000 गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी है? ये 18,000 गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? मैं। अगर मैंने आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया, भूल गया, याद नहीं रहा, मैंने आपसे फीस ले ली बट GST नहीं लिया,
उस केस में भी गवर्नमेंट मुझसे जरूर जीएसटी लेगा। गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि लायबिलिटी मेरी है उनको पे करने की। वो मुझे आकर के बोलेंगे महेश गौड़ तुमने कृष्णा को सर्विस दी, मैंने कहा यस, बोले उसका जीएसटी पे करो। मैंने कहा अरे मोदी जी वो जीएसटी तो मैं एक्चुअली चार्ज करना ही भूल गया कृष्णा से, तो मैंने उससे लिया ही नहीं। एक काम कीजिए ना, आप अभी कृष्णा के घर के उधर से निकलेंगे तो उससे जीएसटी लेते हुए जाइए ना। क्या गवर्नमेंट ऐसा करेगी? क्या मोदी जी बोलेंगे अच्छा अच्छा हाँ ठीक है गौड़ साहब कोई बात नहीं, आप कृष्णा को फोन कर देना, मैं उधर से निकलूंगा, वो जीएसटी मुझे पे कर देगा? क्या ऐसा होगा? नहीं। तो फिर इस केस में क्या होगा? लायबिलिटी मेरी होगी, मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा अगर मैंने कृष्णा से टैक्स कलेक्ट नहीं किया तो, क्योंकि लायबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की टैक्स पे करने की। तो हमेशा लायबिलिटी सप्लायर की होती है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे सर्विस के अंदर 19 सर्विसेज सीजीएसटी एक्ट में और 21 सर्विसेज आईजीएसटी एक्ट में ऐसी है जिन पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी रिसिपिएंट की होती है, सप्लायर की नहीं होती है। उनको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पहले हम फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लायबिलिटी मेरी है, इसका मतलब मैंने कृष्णा से टैक्स चार्ज नहीं किया या कृष्णा ने मुझे टैक्स नहीं दिया। एक और एग्जांपल भी ले लो, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ये कृष्णा, ये मैं। अब मैंने कृष्णा को बोला कि भाई 1 लाख रुपया लगेगा और जीएसटी, बोले डन। इन्होंने मुझे डन किया, मैंने इनको सर्विस दी, इन्होंने मुझे 1 लाख रुपया दिया, बट जीएसटी का अमाउंट इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने मुझे क्या बोला? नहीं देता जीएसटी का अमाउंट, जाओ क्या कर लोगे? फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपनी पॉकेट से ये जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी मेरी है। मुझे चाहे रिसिपिएंट ने पैसा दिया हो नहीं दिया हो, टैक्स का अमाउंट दिया हो नहीं दिया हो, सरकार को पे करना ही पड़ेगा मुझे। ओके, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जब सप्लायर की लायबिलिटी होती है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की, क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मजा नहीं आया। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब आ रही आती रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? आ जाओ उधर, एग्जांपल लेता हूं। ये मैं हूं इंश्योरेंस एजेंट, मैं हूं इंश्योरेंस एजेंट। ये इंश्योरेंस कंपनी अब मैं क्या करता हूं, एक इंश्योरेंस एजेंट हूं, इंश्योरेंस कंपनी के लिए मैं क्लाइंट ढूंढ ढूंढ करके लाता हूं, उनकी पॉलिसीज करवाता हूं, बदले में इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या देगी? कमीशन। तो यहां पे देखना, मैं कौन हूं? सप्लायर। इंश्योरेंस कंपनी कौन है? रिसिपिएंट। मैं इनको सर्विस देता हूं, बदले में ये मुझे कमीशन देंगे। मान लीजिए मेरी सर्विस की वैल्यू, मतलब मेरा जो कमीशन है वो बनता है ₹1,00,000 प्लस जीएसटी लगता है उसके ऊपर @18%। बट इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस एजेंट को, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को जो पैसा देती है, जो कमीशन देती है, वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। किसमें? रिवर्स चार्ज में। अब इस केस में क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी मुझे कमीशन देगी 1,00,000 रुपया, बट इंश्योरेंस कंपनी मुझे जीएसटी का अमाउंट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये जो सर्विस है वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती है बेटा। तो ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को जो टैक्स होगा, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को जो टैक्स होगा कितना? 18,000। वो कौन पे करेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट खुद पे करेगी डिपार्टमेंट को, मुझे सिर्फ 1,00,000 रुपया देगी। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जब टैक्स पे करने की लायबिलिटी रिसिपिएंट की होती है। सर एक बात बताइए, किस केस में सप्लायर टैक्स पे करने के लिए लायबल है, किस केस में रिसिपिएंट टैक्स पे करने के लिए लायबल है?
मतलब इन शॉर्ट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कब लगेगा या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगेगा, ये जरा आप हमारे को बताएंगे। हम तो कैसे मान लें, हमको कैसे पता लगेगा एग्जाम में कि कहां पर रिसिपेंट की लायबिलिटी, कहां पर सप्लायर की। आई टोटली एग्री बेटा, पता लगाना पड़ेगा। सर वो कैसे, हम क्या करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की केसेस पढ़ेंगे, वो सेलेक्टेड ही है। अब इस केसेस में मैंने आपको बताया था CGST एक्ट में और IGST एक्ट में। CGST एक्ट में 19 सर्विसेज है, IGST एक्ट में ये 19 तो है ही है, कॉमन है, 2 सर्विसेज और एडिशनल है। तो टोटल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो वो 19 + 2, क्योंकि 19 तो कॉमन है दोनों में, 19 + 2 21 सर्विसेज पढ़नी होगी। वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की है, उसके अलावा बाकी सब फॉरवर्ड चार्ज की है, उसके अलावा बाकी सब फॉरवर्ड चार्ज की है। ओके, तो हम रिवर्स चार्ज पढ़ लेंगे तो फॉरवर्ड चार्ज अपने आप ही समझ में आ जाएगा ना। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझा क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म समझा क्या होता है। ये खाली एग्जाम्पल थे उनके बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल ही हैं। ओके, अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, पढ़ना शुरू करेंगे अभी हम। एक केस ऐसा होता है जिसमें टैक्स पे करने की लायबिलिटी ना सप्लायर की होती है ना रिसिपिएंट की होती है, मीडिएटर की होती है, और वो मीडिएटर होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। कौन होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसमें 4 ही केस आएंगे, 4 केसेस। ओला उबर वाला आ गया, ओयो का आ गया, बराबर है, अर्बन क्लैप का आ गया, जोमेटो स्विगी का आ गया। वो केसेस, वो क्या होता है, कैसे होता है, हम डिटेल में तभी पढ़ेंगे जब हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको पढ़ेंगे समझेंगे उस टाइम पर। नाउ अब आते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाई विल बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई विल बी लायबल, ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल। तो देखो हमको ये पढ़ना है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 2 केस आएंगे। पहला केस होगा गुड्स का, दूसरा होगा सर्विसेज का। गुड्स वाला आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है तो इस पे ध्यान ही नहीं देना है। सर्विस वाला आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है। इसमें हमने पढ़ा था 19 + 2, 19 जो CGST और IGST दोनों में, और 2 सर्विसेज जो सिर्फ IGST एक्ट में, इनके बारे में। ना अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किन किन पर एप्लीकेबल होता है ना। आओ अब इधर रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, specified categories of goods or services or both received from unregistered person under section 5(4) of IGST Act और 9(4) of CGST Act। सेक्शन 9 CGST का, सेक्शन 5 IGST का है यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या है ये। सेक्शन 5(3) ऑफ IGST Act और 9(3) ऑफ CGST Act, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 स्पेसिफाइड सर्विस डिस्कस अंडर नेक्स्ट हेडिंग। वो स्पेसिफाइड सर्विसेज है जिन पर आपको RCM एप्लीकेबल करना, और वो स्पेसिफाइड सर्विसेज जो है वो कौन सी, 19 + 2 वाली सर्विसेज जो मैंने बताई। और कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है जिन पर RCM लगता है जो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, गुड्स का केस एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी देख लेते हैं नॉट एप्लीकेबल इन एग्जाम्स, जैसे कैशो नट्स, बराबर है, बीड़ी रैपर, बीड़ी के पत्ते वगैरह जो होते हैं, टोबैको लीव्स, तंबाकू के लीव, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन सप्लाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट और स्क्रैप। ये सब जितने भी, इन सब पर क्या लगता है, RCM एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए तंबाकू लीव जो बेचता है, बराबर, कौन सा, जो किसान वगैरह जो खेतों में उगाते हैं ना, वो जब तंबाकू लीव बेचते हैं, जो खरीदता है वो उस पर टैक्स पे करेगा, बेचने वाला पे नहीं करता है। बड़ा बीडी रेफर में भी यही होता है। उसके अलावा रॉ कॉटन सप्लाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट, मैं किसान हूँ, इधर देखो मैं किसान हूँ, मैं ये रॉ कॉटन उगाता हूँ, रॉ कॉटन दिख रहा है पीछे खेत, रॉ कॉटन का, ये रॉ कॉटन का खेत है, ये खेत मेरा है, मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ।
ये भाई साहब आते हैं मेरे पास में, ये कौन है? रिलायंस, मुकेश अंबानी जी, जो रजिस्टर्ड पर्सन है। ये भाई साहब मिस्टर बी, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। दोनों मुझसे कॉटन खरीदते हैं। मुकेश अंबानी जी को जब मैं बेचूंगा तो इस कॉटन पे लगने वाला टैक्स मुकेश अंबानी जी पे करेंगे डिपार्टमेंट को, ओके। और अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचूंगा तो टैक्स लगेगा ही नहीं, ना मेरी लायबिलिटी होगी ना इनकी लायबिलिटी होगी, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में ये आता नहीं है तो मेरी लायबिलिटी होगी नहीं। और रिवर्स चार्ज में तभी आता है जब रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन हो। तो रॉ कॉटन जब रजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हैं तो ही आरसीएम आता, नहीं तो नहीं। बट ये सब आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, तो इन पे इतना दिमाग मत लगाना, खाली जस्ट नॉलेज के लिए एक और रीड कर लेना इसको। नाउ अब बारी आती है यहां पर, ये क्या कहना चाहता है। चलो इस प्रोविजन के बारे में देखते हैं। हुआ क्या था, जब जीएसटी आया था तब उसमें एक ही बहुत ही बेकार सा प्रोविजन जोड़ दिया गया था जीएसटी में। वो प्रोविजन ये था कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विस की सप्लाई हो रही हो, आरसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा। अब ये प्रोविजन वाहियात क्यों था, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। ये मेरा ऑफिस है सीए का, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, आप मेरे क्लाइंट हो, आप मुझसे मिलने आए, आपने बोला गॉड साहब चाय हो जाए, मैंने कहा चाय मंगवा लेते हैं। मेरे ऑफिस के नीचे एक छोटी सी चाय की टपरी है, छोटी सी दुकान चाय की, जो 10 रुपए में एक चाय देता है। ये भाई साहब ये चाय बेचते 10 रुपए में। अब ये सप्लायर है, मैं रिसिपिएंट हूं, क्योंकि मैं इनसे चाय लूंगा तो ये सप्लायर, मैं रिसिपिएंट। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, रिसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्योंकि सीए का ऑफिस है, टर्नओवर भी अच्छा खासा है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया मैंने। ये जो भाई साहब है ये अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि इनका टर्नओवर 3-4 लाख 5 लाख रुपया होता साल का, तो ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं इन्होंने, ये अनरजिस्टर्ड है। अब मैं इनसे चाय मंगवाऊंगा और इन्होंने बिल रेज किया 20 रुपये का, मतलब इनवॉइस तो क्या रेज करेंगे, ये 20 रुपया की चाय आई मेरे पास, 20 रुपीज़ की। उस 20 रुपये के लिए मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करूंगा, बराबर है, और एक इनवॉइस इशू करूंगा। क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ पर इनवॉइस मैं इशू करूंगा, रिसिपिएंट। जनरली इनवॉइस कौन इशू करता है, सप्लायर। यहां पर अगर मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स या सर्विस लिया है तो, और मैं रजिस्टर्ड हूं, तो टैक्स इनवॉइस मैं इशू करूंगा, इनवॉइस। बट उसको टैक्स इनवॉइस नहीं, उसको इनवॉइस बोला जाता है। वो इनवॉइस मैं इशू करूंगा, रिसिपिएंट इशू करेगा, आप सोच सकते हो। तो इधर देखना, पहले तो मुझे आरसी में टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर मुझे इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा, दो फॉर्मेलिटीज मुझे पूरी करनी पड़ेगी अगर मैंने इन भाई साहब से चाय मंगवाई तो, और ये अनरजिस्टर्ड है तो। मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, क्या, मैं चाय, ये एक रेस्टोरेंट है वहीं पर, इनसे मंगवा लूँ, 25 रुपए की देता है, और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड इनका टर्नओवर अच्छा खासा है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मैं इनसे चाय मंगवा लूंगा, कम से कम मेरी मगजमारी तो बचेगी, थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, इट्स ओके, बट मेरी मगजमारी और टेंशन तो खत्म होगी। मुझे ना कोई इनवॉइस इशू करना ना कुछ और, मैं इनसे चाय मंगवा लूंगा, खत्म बात, पैसा दिया, दैट्स ऑल, कोई लफड़ा नहीं। ये मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, मुझे तो इशू नहीं करना पड़ेगा यहां पर। अब एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बना दिया कि अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन और मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स या सर्विस ले रहा हूं तो आरसीएम लगेगा, तो मुझे बताओ ये छोटी मोटी चाय वाले जो चाय बेच रहे हैं, इनके पास से कोई सामान खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। ये 10 रुपए में चाय देता है, ये रेस्टोरेंट वाला मान लो 12 रुपए में दे रहा, लोग इधर जाएंगे, कम से कम टेंशन तो नहीं होगी, इनसे खरीदेंगे। अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैं इनसे खरीदूंगा, इनसे चाय लूंगा, इनसे सर्विस लूंगा, इनसे गुड्स लूंगा, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम। एक तो ये मगजमारी, चलो टैक्स पे भी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेलिटीज अलग से पूरी करनी पड़ेगी, तब इनके बिजनेस तो चौपट हो जाएंगे इन सबके। तो अब गवर्नमेंट को रियलाइज हुई ये बात। दूसरा, बिजनेसमैन भी काफी अगेंस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हमको डेली लाइफ में छोटी मोटी चीजें होती है। अब जैसे पेन चाहिए, पेन चाहिए, पान वाले के वहां पे गया, वहां पे पेन का एक डिब्बा भी पड़ा था, उससे 2 पेन ले लिए मैंने 5-5 रुपए के।
अब उस पर भी आरसीएम लग जाएगा, मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, वो अनरजिस्टर्ड है पान वाला। तब गवर्नमेंट ने बोला यार बात तो सही है, ये प्रोविजन तो प्रॉब्लम करेगा। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्रोविजन में थोड़ा सा सुधार किया। सुधार क्या किया कि भाई एक दिन में 5,000 रुपये पर डे तक आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले सकते हो। मतलब अगर मान लो मैंने 10 अलग अलग लोगों से कुछ चीज़ें खरीदी और वो 10 के 10 अनरजिस्टर्ड है, तो उन सबकी टोटल 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबकी टोटल 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पर ये ABCD ये चारों अनरजिस्टर्ड है। मैं इनसे अगर कोई गुड्स या सर्विस लेता हूँ और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, इनसे 1,000 रुपये के लिए, इनसे 1,000 के लिए, इनसे 1,000 के लिए, इनसे 1,000 के लिए, चलेगा। टोटल 5,000 से ज़्यादा नहीं है ना, चलेगा। मेरे को कोई आरसी में टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आरसी में टैक्स कब पे करूँगा, जब 5,000 से ज़्यादा का सामान मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से पर डे खरीदता हूँ। तो अब ये प्रोविज़न आ गया, बट इसमें भी दिक्कत आ गई। अरे भाई कई हमारे आर्टिकल्स होते हैं, हमको स्टाइफंड देना पड़ता है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये मेरा आर्टिकल है, ट्रेनिंग 12,000 का स्टाइफंड दूंगा मैं इनको, क्या आरसी में टैक्स लगा दूंगा उस दिन? आरसी में मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये मेरा एम्प्लॉय तो है नहीं जो नेगेटिवली शेड्यूल 3 में जाएगा। आर्टिकल ट्रेनिंग एम्प्लॉय तो होते नहीं है, क्या करोगे वहां पर? और ये 5,000 रुपये का क्या प्रॉब्लम है? ये 5,000 रुपये क्या है, मजाक है? कई बार हमको ज़्यादा का अमाउंट भी खरीदना पड़ता, ज़्यादा अमाउंट का भी चीज़ें खरीदनी पड़ती है अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्रोविजन को सस्पेंड कर दिया। इस प्रोविजन को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। मतलब हटाया नहीं अभी तक, डिलीट नहीं किया, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया कि भाई ये वाला जो प्रोविजन है वो हाल फिलहाल हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। फिर कुछ केसेस में एप्लीकेबल किया है, कुछ केसेस में, कुछ केसेस में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बिल्डर हूं, ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बना रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग। मैं इनसे सीमेंट खरीदता हूं, ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और मैं रजिस्टर्ड हूं, तो सीमेंट पे आरसी में मैं टैक्स पे करूंगा। तो बिल्डर वगैरह होता है ना, उनके लिए प्रोविजन एप्लीकेबल कर दिया गया। मैं सीमेंट खरीदता हूँ, टाइल्स खरीदता हूँ, कोई कैपिटल गुड्स, कोई मशीन खरीद रहा हूँ, वो अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदता हूँ तो टैक्स पे करने की लायबिलिटी मेरी होगी रिसिपेंट की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, आरसी में। तो सर अब हमको ये पूरा प्रोविजन याद रखना नहीं रखना है, आपके हिसाब से ही समझ लेना, ये प्रोविजन अभी एप्लीकेबल ही नहीं है। ये कुछ नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड सर्विसेज के लिए है और वो डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी इग्नोर करो। Under this provision, tax under reverse charge is payable by a notified class of registered person. Notified class of registered person में builder आ गया अभी। On notified categories of supply of goods and or services received by such registered person from any unregistered person. Unregistered person लिख लेना बेटा, any unregistered person. Okay? ये मैं एग्जांपल, ए डेवलपर परचेज, डेवलपर मतलब बिल्डर, परचेज सीमेंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इफ डेवलपर चार्ज जीएसटी ऑन सेल फ्लैग 1%, 5%, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और डेवलपर टैक्स पे करेगा। तो ये जो है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है डिटेल में, तो इस पर भी टाइम खराब मत करो, खाली जस्ट रीड, और इस पर भी टाइम खराब मत करो, जस्ट रीड। टाइम हमारा बहुत कीमती है। तो है क्या सर काम का, ये काम का है बस। 21 सर्विसेज जिनमें आरसी में एप्लीकेबल होता है, बस वही आपके काम का है, वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को अब हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, जिसमें पहला केस हम ले रहे हैं जीटीए का, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। Services provided by GTA who has not paid GST at the rate of 12% in respect of transportation of goods by road to specified person. ये नवंबर 20 के MCQ के अंदर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके अलावा आपके एग्जाम में जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, जो 14 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 10 मार्क्स का,
वैल्यू ऑफ सप्लाई या इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में से, उनमें भी इसका कोई ना कोई पॉइंट आता ही आता है। कई बार एग्जामिशन के अंदर भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जीटीए की सर्विस अपने आप में एक बहुत बड़ी सर्विस है और थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज भी होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले आते हैं जीटीए क्या होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये क्या होती है, पहले इसके बारे में समझते हैं। इधर देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, आपने देखा होगा ट्रक जो गुड्स लेकर के जाते हैं। अब ट्रक होते हैं, व्हीकल्स होते हैं जो बाई रोड गुड्स को लेकर के जाते हैं, उनमें और जीटीए में डिफरेंस होता है। जैसे कई व्हीकल होते हैं जो बाई रोड गुड्स लेकर के जाते हैं, उनमें और जीटीए में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है जरा यहाँ पर देखते हैं। इधर देखो, ये ट्रक दिख रहा है आपको, इसके पीछे AIP लिखा है, ऑल इंडिया परमिट, मिला। ये ट्रक दिख रहा है आपको, इसके पीछे NP लिखा है, नेशनल परमिट, ये जीटीए है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक ऐसी एजेंसी होती है जो पूरे इंडिया में कहीं पे भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है, कर सकते हैं। उनको परमिशन रहती है, राइट रहता है उनके पास में, परमिशन रहता है, उनको कोई रोक टोक नहीं होती। दूसरी तरफ आते हैं कुछ छोटी चीज़ें, जैसे छोटा हाथी, एस, छोटा टेम्पो, छकड़ा गाड़ी। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम तो ये भी करते हैं। ये छकड़ा जो गुजरात में चलता है, बाइक का मुंह लगा हुआ रहता है आगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम ये भी करते हैं। बट ये सब जीटीए नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है। ये एक पर्टिकुलर एरिया तक ही ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में गुड्स लेकर के नहीं जा सकते ये, ओके, उनकी परमिशन इनको नहीं रहती है। तो ये लोग जीटीए नहीं है। तो हम यहाँ पे बात करें गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, एक ऐसी एजेंसी जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन पूरे इंडिया में कहीं पे भी कर सकती है, जिनमें बड़े बड़े ट्रक वगैरह आते हैं, ओके। तो जीटीए का मीनिंग समझ में आया, गुड। अब बारी आती है, जीटीए जब सर्विस देता है तो कब टैक्स लगेगा, कब टैक्स नहीं लगेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इधर आओ, ये मान लेते हैं जीटीए है। अब जिसको ये सर्विस दे रहा है, जो रिसिपिएंट है, वो कौन है, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज एटसेट्रा, ये लोग रिसिपिएंट हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं कौन हूँ, एक जीटीए, मैं एक जीटीए हूँ, ये मान लेते हैं। ये ट्रक जो खड़ा है, ये ट्रक मेरा है, ओके। ये जो ट्रक खड़ा है, ये ट्रक मेरा है और मैं एक जीटीए हूँ, ओके ना। ये मुंबई महानगर पालिका लोकल अथॉरिटी है, मैं इनको सर्विस देता हूँ, या ये जीएसटी डिपार्टमेंट है मुंबई का, मैं इनको सर्विस देता हूँ। सर आप इनको क्या सर्विस देंगे, बताता हूँ। मान लीजिए मुंबई महानगर पालिका, इनकी कुछ रद्दी वगैरह है, कुछ पुरानी फाइल्स है जिनको डिस्पोज करना है, जिनको एक रिमोट लोकेशन में लेकर के जाना है। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई यहाँ से एक रद्दी उठानी है और किसी रिमोट लोकेशन में लेकर के जानी है। मैंने कहा डन, मेरा ट्रक गया, सारी रद्दी उठाई और हम लेकर के चले गए, तो मैंने इनको सर्विस दी। एक और एग्जांपल, मुंबई महानगर पालिका में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मान लो। अब कंस्ट्रक्शन के काम के लिए रेती लानी है, सीमेंट लानी है, कंक्रीट लानी है। इन्होंने मुझे बोला महेश गौड़ सर गुजरात से रेती लेकर के आनी है, मिट्टी, तो गुजरात से ये सॉइल जो कंस्ट्रक्शन के काम में आती है, ये सॉइल लेकर के मैं गया मुंबई महानगर पालिका के लिए। तो मुंबई महानगर पालिका मुझे पैसा देगी, तो मैं इनको सर्विस दे रहा हूँ ना। जीएसटी डिपार्टमेंट को सर क्या सर्विस देंगे, सेम सर्विस उनके लिए भी हो सकती है बेटा, समझा सर। तो आपने इनको सर्विस दी तो ये आपको पैसा देंगे, बिल्कुल देंगे, फ्री फॉरवर्ड पे तो काम नहीं करूँगा। लेकिन अगर याद रखना, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये सब लोग अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं, मतलब इनके साथ मेरी डील हुई है और वैल्यू, इधर देखो बेटा, वैल्यू मोर देन 2,50,000 है, और मैं ही नहीं, कोई भी शख्स, चाहे वो गुड्स दे रहा हो इनको, कोई भी शख्स, चाहे वो गुड्स दे रहा हो इनको, या कोई भी शख्स इनको सर्विस दे रहा हो,
कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा की 2,50,000 की, तो कॉन्सेप्ट है टीडीएस चैप्टर में अंडर सेक्शन 51 में। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये जीएसटी का सेक्शन है, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, जीएसटी की, कि ये जब पैसा देंगे तो ये टीडीएस काटेंगे। जीएसटी में टीडीएस कटेगा, जीएसटी में। और टीडीएस काटने के लिए इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल एजेंसी को, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट को, इनको क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जीएसटी में क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। ओके ना, अब वापस आते हैं, ये जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में बोला गया कि भाई गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, लॉ अथॉरिटी एटसेट्रा, ये सब रिसिपिएंट है, आपने इनको सर्विस दी, मतलब सप्लायर तो ये हो गया, और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। क्यों क्यों रजिस्टर्ड है? क्या ये कोई सर्विस देते, कोई गुड्स बेचते किसी को? उसके लिए नहीं, ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। मतलब इन बेचारों के लिए ये प्रोविजन बना दिया गया, इनको टीडीएस काटना जरूरी है अगर किसी को भी 2.5 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया, और उसके लिए बेचारों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि इन्होंने सिर्फ मुझे 2.5 लाख से ज्यादा पेमेंट किया तो ही जो है टीडीएस काटेंगे, किसी को भी 2.5 लाख से ज्यादा पेमेंट करे टीडीएस काटना पड़ेगा। और टीडीएस काटने से पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने आपको सर्विस दी, सॉरी आपने गवर्नमेंट को सर्विस दी, मैंने भी गवर्नमेंट को सर्विस दी, आपको 5 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, मुझे 10 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरे लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेंगे, आपके लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेंगे? नहीं, ये जीएसटी में एक ही रजिस्ट्रेशन लेंगे, उसके बाद ये जिसको भी 2.5 लाख से ज्यादा का पेमेंट करते हैं टीडीएस काटेंगे। और टीडीएस काटने की वजह से इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। ये कोई दूसरी सर्विस नहीं दे रहे हैं, ये कोई गुड सप्लाई नहीं कर रहे, ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे, ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे, इनकी मजबूरी है कि ये बिजनेस नहीं करें, फिर भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा क्योंकि इनको टीडीएस काटना पड़ रहा है। तो ये रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। क्यों? ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। यस, तब जो भी पैसा ये मुझे देंगे वो एग्जम्प्ट होगा, एग्जम्प्ट होगा। जो भी पैसा ये मुझे देंगे पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा, उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। और ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 एंट्री नंबर 21B, चैप्टर 4 की, उसमें हम पढ़ेंगे आगे। ओके, तो इधर देखना बेटा, ये लोकल अथॉरिटी है, ये कोई अदर सप्लाई करती नहीं है, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। बट ये कई बार पेमेंट करती थी कई लोगों को जिनसे ये सर्विस लेते थे या गुड्स लेते थे 2.5 लाख से ज़्यादा का, तो उनको टीडीएस काटना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना। क्या किया बेटा, जीएसटी में, इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपना। अब जीएसटी में ये रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जीएसटी में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, बराबर है। क्यों? ताकि ये टीडीएस काट सके, कोई दूसरी सर्विस नहीं दे रहे। अब इन्होंने मुझे बोला महेश गौड़ सर कॉन्क्रीट लेकर के आनी, मैंने कहा लेकर के आ जाऊँगा, 1 लाख रुपया लूँगा, ये मुझे 1 लाख रुपया देंगे, उस पर ये टीडीएस नहीं काटेंगे। बट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हो चुके हैं, किसी और के लिए तो टीडीएस काटा होगा इन्होंने, किसी और को 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट किया होगा, तो उसके लिए टीडीएस काटना पड़ा इनको। तो इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो ले रखा ऑलरेडी, बट मुझे 1 लाख रुपये दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए टीडीएस नहीं काटेंगे। अब उस 1 लाख पे टैक्स भी तो लूंगा मैं इनसे, भाई मैं इनको सर्विस दे रहा हूँ, मैं इनसे टैक्स भी तो लूंगा। वो टैक्स का अमाउंट चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये सर्विस एग्जम्प्ट होगी। बट ये सर्विस एग्जम्प्ट कब होती है? जब ये जीएसटी में रजिस्टर्ड क्यों है? सिर्फ और सिर्फ टीडीएस काटने के लिए, ये अदर सप्लाई नहीं करते, तो मैं इनको सर्विस दूंगा तो एग्जम्प्ट होगी। उसका कॉमन सेंस की बात है बेटा, सिंपल सा रीजन और लॉजिक है इसका, कि गवर्नमेंट बोल रही है देख भाई महेश गौड़ तू इनको सर्विस दे रहा है, इन लोगों का कोई बिजनेस ही नहीं है, इन लोगों का कोई बिजनेस नहीं है, तो इनसे टैक्स ले लेगा, इनको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, उसका कहाँ यूज करेंगे, ये कोई बिजनेस ही नहीं करते। तो एक काम करो, ये सर्विस ही एग्जम्प्ट कर रहे हैं, तो ये सर्विस एग्जम्प्ट है, मैं इनसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करूंगा, खाली अपना 1 लाख रुपया लूंगा और बात खत्म। ओके, कोई डाउट बेटा? पक्का? श्योर? दैट्स गुड ना। अब आते हैं सेकंड केस में। रिसिपिएंट जो है
अदर देन बिजनेस एंटिटी है। रिसिपेंट कौन है? अदर देन बिजनेस एंटिटी। बेटा याद रखना, आज के बाद कहीं पे भी अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी लिखा हुआ रहे, इसका मतलब ये है कि जीटी की सर्विस आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे। इसका मतलब क्या होता है? जब कभी भी कहीं पे भी अदर देन बिजनेस एंटिटी लिखा हुआ रहे, इसका मतलब होता है कि आप जो सर्विस है, जो रिसिपिएंट है, अगर वो अदर देन बिजनेस एंटिटी है, तो वो जो सर्विस रिसिपिएंट को मिल रही है उसको बिजनेस के लिए यूज नहीं करता है। तो हम यूं बोल सकते हैं, इसका मतलब will not use such services for business, trade, commerce। उनके लिए यूज नहीं कर रहा, मतलब इन शॉर्ट पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। एक तरह से एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये भाई साहब हैं, इनको अपना घर शिफ्ट करना है। ये मुंबई के रहने वाले हैं, इनका ट्रांसफ़र हो गया कहाँ पर? गुजरात में, अहमदाबाद में। मैं जीटी हूँ, ये मेरा ट्रक खड़ा है, इन भाई साहब के घर के सामान है ये खूब सारे। इनको ये सारा सामान मुंबई से अहमदाबाद, गुजरात लेकर के जाना है। इन्होंने मुझे कॉल किया, मिस्टर गौड़ आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से बोल रहे हैं? मैंने कहा यस, मैं महेश ट्रांसपोर्ट एजेंसी से बात कर रहा हूँ, हमारा एक जीटी है, हम जीटी की सर्विस देते हैं। जीटी हमेशा कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, याद रखना। टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता कभी भी जीटी क्या इशू करता है? कंसाइनमेंट नोट। जनरली टैक्स इनवॉइस की बजाय क्या इशू करता है? कंसाइनमेंट नोट। बाकी के जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, कौन सा छोटा हाथी, एस, जो मैंने बोला टेम्पो, ट्रोलर क्या आपने, छकड़ा, ये जो होता है ना, ये कभी भी कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीटी नहीं होते हैं। ओके, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई साहब आप घबराओ मत, टेंशन ना लो, आपका गुड्स मैं लेकर के जाऊंगा अहमदाबाद, गुजरात में। आपका ट्रांसफर अहमदाबाद गुजरात हुआ? बोले यस, तो अहमदाबाद गुजरात में लेकर के जाऊंगा आपका गुड्स। बात हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया। इन्होंने बोला सर कितना पैसा लोगे? मैंने कहा 1 लाख रुपया। इन्होंने बोला डन, 1 लाख रुपया ये मुझे दे रहे हैं, मैं इनका सामान लेकर के जा रहा हूँ अहमदाबाद। मैंने इनको बोला आप मेरे साथ चलोगे? बोले यस, एक जना मेरे साथ में चल रहा है ताकि सामान का ध्यान रख सके, कहीं मैं लेकर के भाग ना जाऊँ। बराबर है। तो होता ना कई बार फैमिली मेम्बर भी बोलते भाई एक ट्रक के साथ चले जाओ, एक आदमी ये ट्रक के साथ जा रहे हैं मेरे। अब हम पहुंच गए अहमदाबाद। मैंने इनका सामान वहाँ पे अहमदाबाद में, इनके जहाँ पे भी ये रहते थे वहाँ पे डिलीवर कर दिया। ये अहमदाबाद आए, अहमदाबाद में यहाँ पे सारा सामान रख दिया मैंने। रखने के बाद में मैंने कहा भाई मेरा पैसा दो। अब इन्होंने मुझे पैसा दिया 1 लाख रुपया। अब मैंने इनको सर्विस दी है, ये रिसिपिएंट है, बट क्या सर्विस इन्होंने अपने बिजनेस के लिए यूज़ की थी? नहीं, पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ की थी। तो इन लोगों को बोला जाएगा अदर देन बिजनेस एंटिटी। इनको क्या बोला जाएगा? अदर देन बिजनेस एंटिटी। तो कोई भी शख्स जो कोई भी सर्विस, कोई भी इनवर्ड सप्लाई मतलब जो सर्विस मिल रही है, जो गुड्स मिल रहा है, कोई भी इनवर्ड सप्लाई बिजनेस के लिए यूज नहीं करता है, तो उस आदमी को बोला जाता है अदर देन बिजनेस एंटिटी। क्या बोलते हैं? अदर देन बिजनेस एंटिटी। तो जब कभी भी बोलते ना कि ये सर्विस मैंने अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी, इसका मतलब सामने वाला जो भी पर्सन है, जो भी शख्स है, उसने उसको अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं किया है। ओके, तो अब इधर देखो, जीटीए की सर्विस अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी जाती है, एग्जम्प्ट होती है। एंट्री नंबर 21A में, चैप्टर 4, वहां पे आप इसको डिटेल में देखोगे। ओके ना? ओके सर, समझा। गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, इनको सर्विस दी, ये भी एग्जम्प्ट है। क्यों? क्योंकि ये लोग बेचारे बिजनेस करते नहीं है, बट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो इनको बिजनेस एंटिटी माना जाएगा। जीएसटी में जो भी रजिस्टर्ड होता है उनको बिजनेस एंटिटी माना जाता है। तो ये बेचारे बिजनेस एंटिटी माने तो जाएंगे एक तरह से, क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बट इन्होंने बिजनेस के लिए यूज़ नहीं की, इसके लिए एग्जम्प्ट कर दिया गया।
अब यहाँ पर जो आदमी जिनका गुड्स मैं अहमदाबाद लेकर के गया था, वो कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा कि अपने गुड्स को यहाँ से वहाँ पे दूसरी जगह ले जा रहा अपना ही सामान। तो उसको जो सर्विस मिल रही है, बराबर है, वो किसको मिल रही है? अदर देन बिजनेस एंटिटी को, वो एग्जम्प्ट होगी। अब बारी आती है रिसिपेंट अगर बिजनेस एंटिटी है तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है कि आप सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे। will use such services फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब बिजनेस ट्रेड कॉमर्स के लिए यूज करेगा। ओके, अगर बिजनेस एंटिटी को दी गई है, और बिजनेस एंटिटी में कौन से वाले बिजनेस एंटिटी है? बिजनेस एंटिटी इज कवर्ड अंडर 7 स्टार। सर ये 7 स्टार क्या होता है? 7 कैटेगरीज है बिजनेस की, उनमें से कवर होता है तो टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसका मतलब वो कैटेगरीज क्या क्या है सर? आओ मैं बताता हूं बेटा। पहला, रजिस्टर्ड फैक्ट्री हो, जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। या रजिस्टर्ड पर्सन है, जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। या रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये भी जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। या पार्टनरशिप फॉर्म या एओपी है, ये चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। सेवन, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब लिमिटेड कंपनी, एम प्राइवेट लिमिटेड या एम लिमिटेड, वो सब। रिसिपेंट इनमें से कोई है? इनको बोलते हैं 7 स्टार, तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो रिसिपेंट अगर इनमें से कोई है तब यहां पे आता है जीटीए, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब जीटीए ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब मैं जीटी हूं, मैं इन 7 स्टार को सर्विस दे रहा हूं, बट मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और मैं 7 स्टार को सर्विस दे रहा हूं। यस,
तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और टैक्स रेट लगेगी 5%। मतलब टैक्स पे करने की लायबिलिटी 7 स्टार की होगी। जीटी इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, नो। इसका मतलब मैं भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मैं इन 7 स्टार में से किसी को सर्विस दे रहा हूं, तो उस वक्त देखा जाएगा टैक्स रेट क्या है। टैक्स रेट 2 चलती है जीटीए के अंदर, और वो ट्रांसपोर्टर डिसाइड करेगा वो किस टैक्स रेट में रहना चाहता है, क्योंकि दोनों के अलग अलग फायदे और अलग अलग नुकसान होते हैं। तो अगर टैक्स रेट जो है, क्वेश्चन बोल देता 5% वाली में जीटीए, तो आरसीएम लगेगा और टैक्स पे करने की लायबिलिटी 7 स्टार की होगी। और बोले टैक्स रेट 12% वाली है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, बराबर है। और टैक्स लायबिलिटी मेरी होगी गवर्नमेंट को पे करने की। मैं अगर 7 स्टार को सर्विस दे रहा हूं तो मैं उनसे टैक्स कलेक्ट करूंगा और मैं डिपार्टमेंट को पे करूंगा। अगर मैं 12% वाली कैटेगरी में हूं और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं बट मैं 5% वाली कैटेगरी में हूं, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। मैं अगर 7 स्टार को सर्विस दे रहा हूं, मान लो 1 लाख रुपए की, तो वो मुझे सिर्फ 1 लाख रुपया देंगे मेरा, और उस पर लगने वाला टैक्स जो 5,000 होगा, 5%, 5,000 टैक्स, वो खुद डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेंगे। ओके ना, इसमें भी एक और चीज़ आती है, बिजनेस एंटिटी अगर कोई अदर पर्सन हो अदर देन 7 स्टार, तो वो एग्जाम्प्ट होगा एंट्री नंबर 21A में। एंट्री नंबर 21 में ए में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके एग्जाम्प्ट होगा। अब यहाँ पे एक केस और आता है बेटा, इधर देखो, इस जगह हमने पढ़ा रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये लोग रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। इसका मतलब ये कोई और टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हैं। बट अगर इसका आंसर नो होता तो नो, मतलब ये कुछ और टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं, खाली टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी engaged in some other supplies and registered under जीएसटी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया गवर्नमेंट एजेंसी ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने। क्यों? सिर्फ टीडीएस काटने की वजह से नहीं, वो दूसरी सप्लाई भी करते हैं जिनमें उनका टर्न और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की लिमिट होती है, ये लिमिट क्रॉस होती है, आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो उनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख, 20 लाख, वो क्रॉस हो गई है, इसलिए उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया, सिर्फ टीडीएस काटने के लिए नहीं लिया। तब ये लोग जो है ना 7 स्टार में कवर होंगे, ये इधर कवर होंगे इस जगह, जो लिखा ना 4th पॉइंट, पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी एक्ट, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो गए। फिर ये आगे वाला प्रोविजन लगेगा इनके ऊपर भी। तो एक काम करो, मैं इसका डिटेल ऑपरेशन करूंगा अभी विद एग्जाम्पल। तो एक काम करते हैं, आप तब तक क्या करो, इसको कॉपी करो, ठीक है ना, इसको कॉपी करो, टुकड़ों टुकड़ों में कॉपी करो, पोज करके पूरा डिटेल ऑपरेशन हो गया बेटा। अब इसके एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। उसमें इतने क्वेश्चन भर भर करके आरसीएम में आ जाते हैं, एग्जामिनेशन चैप्टर में आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाते हैं, इवन टाइम ऑफ सप्लाई में भी आ जाते हैं कई बार तो, और ये अपना आईटीसी चैप्टर में आ जाते हैं, और रजिस्ट्रेशन चैप्टर में इसका इम्पैक्ट आता है।
पॉज करके कॉपी किया। अब ये आगे वाला पार्ट भी कॉपी कर लो। अब आ जाओ, इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, बिजनेस एंटिटी के पहले लेते हैं 7 स्टार वाले, ये इनमें से कोई एग्जांपल ध्यान से सुनना बेटा। ये मैं हूं जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ओके, ये है एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है। इन्होंने मुझे बोला, ये मुंबई में है, इन्होंने मुझे बोला कि इनका माल भटिंडा से लेकर के आने का है। ये भटिंडा पंजाब से मैं गुड्स लेकर के आ रहा हूँ ट्रक, अपने ट्रक में डाल करके, और इनसे मैंने 1 लाख रुपया लिया। कितना लिया? 1 लाख रुपया। अब क्वेश्चन होता है कि उस 1 लाख रुपये पे टैक्स कैसे चार्ज होगा। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ या अनरजिस्टर्ड। अगर मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूँ, मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, मैं जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हूँ, तो फिर टैक्स कौन पे करेगा? ये रजिस्टर्ड फैक्ट्री जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को। ये मुझे अपना 1 लाख रुपया देगी, उस 1 लाख पे लगने वाले 5,000 का टैक्स रेट 5% लगेगी, 5% ये खुद गवर्नमेंट को पे करेगी। केस नंबर 2, जैसे ही मैंने ये देखा कि मैं रजिस्टर्ड हूं या अनरजिस्टर्ड हूं, तो मुझे पता लगा रही मैं तो रजिस्टर्ड हूं। अब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। अब रजिस्टर्ड हूं तो मेरे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। मैं 5% वाली कैटेगरी में जाऊं टैक्स रेट की, या टैक्स रेट की 12% वाली कैटेगरी में जाऊं। सर उससे क्या फर्क पड़ता है? 5% में जाओगे तो टैक्स रेट कम लगेगा ना बेटा, मेरा नुकसान भी होगा उसमें। अगर मैं 5% वाली टैक्स कैटेगरी में हूं, तो गवर्नमेंट ने मुझे बोला ठीक है महेश गौड़, तुम 5% वाली टैक्स कैटेगरी में रहो, तुमको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्रेडिट नहीं मिलेगा? बोले हाँ, तुमने ट्रक खरीदा होगा, तुमने उस पर जीएसटी पे किया, उसका तुम क्रेडिट नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तुम्हारा ट्रक खराब हो जाता है, तुम उसकी सर्विसिंग करवाते हो, रिपेयर करवाते हो, तो रिपेयर और सर्विसिंग वाले को तुम पैसा देते हो, वो तुमसे जीएसटी चार्ज करता है, तुमको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर तुम 5% वाली कैटेगरी में रहोगे तो। और अगर मैं बोलूं मैं 12% वाली कैटेगरी में रहूं, तो बोले तो क्रेडिट मिलेगा, तो क्रेडिट मिलेगा तुम्हारे को। ओके, तो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं 5% वाली कैटेगरी में रहना चाहता हूं या 12% वाली में। और इसमें भी ऐसा नहीं होगा, एक काम करता हूं 10 दिन 5% वाली कैटेगरी में रह लेता हूं, 10 दिन 12% वाली कैटेगरी में रह लेता हूं, ऐसा नहीं, एक ही कैटेगरी डिसाइड करनी है मुझे। अब मैं 5% वाली कैटेगरी में हूं, तो उसमें आरसीएम लगेगा। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और टैक्स रेट 5% वाली में हूं, तो उस केस में मुझे कोई आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट मेरे क्लाइंट को तो 5% ही टैक्स भरना पड़ेगा, तो मेरे क्लाइंट बढ़ सकते हैं। ये सोच करके मैं 5% वाली कैटेगरी में आया, और ये रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, इनको मैंने सर्विस दी, इनको मैंने क्या दी? सर्विस दी। 2 लाख रुपए की टैक्स ये खुद पे करेंगे, उस 2 लाख का 5% मतलब 10,000 रुपया गवर्नमेंट को मैं पे नहीं करूंगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और केस, ये पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एओपी, एओपी पे भी सेम प्रोविजन लगेगा। ये जीएसटी में चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, या ये किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप फॉर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है। ओके, और इन्होंने मुझे बोला महेश गौड़ हमको कुछ सर्विस चाहिए। मैंने कहा क्या? बोले हमारा कुछ गुड्स जो पुणे से मुंबई लाना। मैंने कहा ले आऊंगा। अब इंटरेस्टिंग चीज सुनना बेटा, जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लायबिलिटी आती ना, तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। अब इन्होंने मुझे कॉल किया, महेश गौड़ पुणे से माल लेकर के आने का। मैंने कहा मैडम, या मैंने कहा सर, या मैंने कहा भाई साहब, जो भी पार्टनर्स हैं, मैंने कहा देखो जी, मैं जो हूं वो 5% वाली कैटेगरी में हूं। मैं किसमें? 5% वाली कैटेगरी में। तो मैं पुणे से गुड्स तो ले आऊंगा, टैक्स पे करने की लायबिलिटी आपकी आएगी, और टैक्स पे करने की लायबिलिटी आपकी आएगी, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपल्सरी है यहाँ पर। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, बराबर है, इनके लिए कंपल्सरी है। जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए कंपल्सरी है, आरसीएम में आएंगे ही आएंगे ये। अगर जीटीए इनको सर्विस दे रहा है तो, जीटीए इनको सर्विस दे रहा है तो मैं जब इनको सर्विस दूंगा, इनको टैक्स, इनको फिर रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी हो जाता है।
ये रजिस्ट्रेशन जाकर के लेंगे ही लेंगे, अदरवाइज मैं इनको सर्विस नहीं दूंगा। 5% वाली कैटेगरी में अगर मैं हूँ, मैं इनको सर्विस नहीं दूंगा तो इनको जीएसटी पे करना पड़ेगा और इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नहीं लिया तो गवर्नमेंट इन पर पेनल्टी लगाएगी। तो याद रखना आरसीए में जब भी जिसकी भी टैक्स लायबिलिटी होती है, आगे भी मैं बताने वाला हूं, आरसीए में जब भी जिसकी भी टैक्स लायबिलिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती है, उस आदमी को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है, कंपलसरी। ओके। और पार्टनरशिप फॉर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, अगर जीटी उनको सर्विस दे रहा है तो 7 स्टार में वो कवर होते हैं। और टैक्स रेट अगर मेरी 5% है तो ये आरसीए में आएंगे, इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। केस नंबर 2, सेकंड केस, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं 12% की कैटेगरी वाला हूं, अब इन्होंने मुझे बोला कि इनका माल पुणे से मुंबई लाना है। अब इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स मैं इनसे चार्ज करूंगा। मैं इनको 1 लाख की सर्विस दे रहा हूं, गुड्स लेकर के आया पुणे से मुंबई, इनसे 1 लाख रुपया लिया मैंने, उस 1 लाख रुपीज पे मैं इनसे टैक्स कलेक्ट करूंगा 12% के रेट से, 1,12,000, और वो 12,000 मैं डिपार्टमेंट को पे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। टैक्स पे करने की लायबिलिटी मेरी होगी, क्योंकि यहाँ पर 12% की रेट एप्लीकेबल हो रही है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, वो लिख करके समझाता हूं मैं। इधर आओ, मैं जीटी हूं और मैं 5% वाली कैटेगरी में हूं। मैं सर्विस दे रहा हूं एंड कंपनी लिखने का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता बेटा। एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए भी होते हैं, बराबर है। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म है, और एक मैं सर्विस दे रहा हूं मिस्टर जेड को, एक सर्विस दे रहा हूं मिस्टर के को। जेड जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मिस्टर के अनरजिस्टर्ड पर्सन है। एंड कंपनी फॉर्म में ये चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैं 5% वाला हूं, मैं इनको सर्विस दे रहा हूं और इन सबसे 1-1 लाख रुपया लेता हूं, सबसे 1-1 लाख रुपया लेता हूं। मान लो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी किस पे होगी? ऑन एंड कंपनी। ये आरसीए में टैक्सेबल होगा। अगर ये रजिस्टर्ड है जीएसटी में तब तो ठीक है, ये अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पहले एंड कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 7 स्टार में कवर होती है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जिसकी लायबिलिटी होती है उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है ना। मैंने मिस्टर जेड को सर्विस दी, ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आरसीएम लगेगा। टैक्स लायबिलिटी ऑन मिस्टर जेड। और मैंने मिस्टर के को सर्विस दी जो अनरजिस्टर्ड है। अब इधर देखना, ये 7 स्टार में कवर नहीं है, नॉट कवर्ड अंडर 7 स्टार। क्यों? क्योंकि 7 स्टार में कौन कवर है? रजिस्टर्ड फैक्ट्री, ये रजिस्टर्ड फैक्ट्री नहीं है मिस्टर के। रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी भी नहीं है। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये वो भी नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है। रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म, तो ऊपर वाला तो पार्टनरशिप फर्म थी, फर्म लिखा है मैंने, फर्म का मतलब हो गया पार्टनरशिप फर्म, बट वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। सॉरी, ये पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म होता तो अनरजिस्टर्ड होता, तब भी आरसीएम लग जाता, बराबर। बॉडी कॉर्पोरेट, ये बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं है, तो ये 7 स्टार में कवर ही नहीं हो रहा।
तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसको जो मैं सर्विस दूंगा वो एग्जम्प्ट होगी एंट्री नंबर 21A में। समझ में आया बेटा? कोई डाउट? पक्का? चलो, तो एक काम करना बेटा, ये है आपका यहाँ का एक शॉर्ट एनालिसिस वगैरह हमने यहाँ पर रखा है, ये सब चीज़ें। अभी हम क्या करेंगे, इसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम, और जैसे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एक टेबल वगैरह बनाऊंगा मैं, जिसमें एक कॉलम हम सप्लायर का रखेंगे, अलग अलग केस सप्लायर के लेंगे, अलग अलग केस रिसिपिएंट के लेंगे, फिर उनके रेट अलग अलग लेकर के परमोटेशन कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है जीटीए वाला केस। ओके, वो सब हम यहाँ पे परमोटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है।